नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग हिंदी ग्रामर के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ लेंगे। इस एक वीडियो से आपका पूरा हिंदी व्याकरण कवर हो जाएगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। नंबर 1, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, क्रिया, काल, वाच्य, वाक्य रचना, विशेषण, क्रिया विशेषण, संधि, समास, छंद, भाषा एवं बोली, उपसर्ग एवं प्रत्यय। मतलब एक ही वीडियो से आपके ये 16 चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले संज्ञा से। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, लेकिन याद रखना अगर जो आपसे पूछी जाए मुख्य रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो आपका आंसर 3 प्रकार होता है। ठीक है, 5 प्रकार की संज्ञा कौन कौन सी होती है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको पढ़ लेते हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जितने भी पर्टिकुलर नेम होते हैं जैसे कि अजय, विजय, रमन, रावण, राम, ये सब पर्टिकुलर नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा ऐसे संज्ञाएं, ऐसे नाम, ऐसे कर्ता जो एक संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, जैसे कवि, घोड़ा, बहुत, भाई। इस तरीके के जितने भी चीज़ें होती हैं, जितने भी कर्ता होते हैं, इनको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जो एक समूह का बोध कराते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे सेना, पुलिस। द्रव्यवाचक संज्ञा जो पदार्थों का बोध कराती है, जैसे धातु या द्रव्य, जैसे सोना, घी, दूध आदि द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से रिलेटेड आप एक चीज़ याद रखना, ऐसे शब्द जिनको हम फिजिकली फॉर्म में टच नहीं कर सकते, जैसे अच्छाई, मिलन, कड़वापन, करुणा। इस तरीके के शब्दों को भाववाचक संज्ञा में सम्मिलित किया जाता है। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बनता है एक कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किस तरीके से किया जाता है, तो ये याद रखना है। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनता है, तो मनुष्य प्लस ता जोड़ के मनुष्यता। सर्वनाम जैसे अपना प्लस पन, अपनापन। यहाँ पे अपना सर्वनाम है और पन इसमें प्रत्यय लगा के अपनापन बनाया गया है। सुंदर विशेषण में ता प्रत्यय लगा जोड़ के सुंदरता बनाया गया है और ये एक भाववाचक संज्ञा। इसी तरीके से सज में आवट तो सजावट, भाववाचक संज्ञा। अव्यय का प्रयोग करके यहाँ पे दूर अव्यय है और इसमें ई प्रत्यय लगा के दूरी बनाया गया है। अब भाववाचक संज्ञा को पहचानने की एक ट्रिक होती है। इन शब्दों के लास्ट में ज़्यादातर आहट, हट, ता, आस, तो जैसे शब्द, जैसे प्रत्यय आते हैं, जैसे घबराहट तो आहट आ रहा है, मिठास तो आस आ रहा है, पशुत्व तो आ रहा है। इस तरीके के शब्दों की प्रचुरता पाई जाती है, प्रत्यय इसमें आपको ये देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट लिखा है यहाँ पे, जैसे कई बार क्या होता है किसी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा को इस तरीके से इंगित किया जाता है, रेफरेंस दिया जाता है, जैसे आज भी रावणों की कमी नहीं है। तो यहाँ पे रावण शब्द वैसे तो व्यक्तिवाचक होता, बट यहाँ पे रावणों सबके लिए एक जनरल टर्म यूज किया गया, इसलिए यहाँ पे रावण में जातिवाचक संज्ञा होगी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग सर्वनाम। तो याद रखना सर्वनाम कुल 11 होते हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। याद रखना ये 11 के 11 एक एक करके आपको याद होने चाहिए। इसमें कई बार किसके, किसे दे देता है और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको ये सब याद रखने हैं। कुल 11 होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, एक एक करके पढ़ लेंगे। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष जब बात अपने लिए कही जा रही हो, जैसे मैं, हम, मैंने, हमने। मध्यम पुरुष जैसे तुम, तुमने, तुम्हें। और अन्य पुरुष में थर्ड पर्सन के लिए बात कही जाती है, जैसे यह, वह, उसने, उसको। इस तरीके से पुरुषवाचक के 3 होते हैं। अब नेक्स्ट है निश्चयवाचक। ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज किए जाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जो किसी अनिश्चित व्यक्ति के लिए यूज किए, व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज किए जाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी या फिर किन्हीं।
नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऐसे शब्द जिनको क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ, क्यों, किसको, किसे। यहाँ पे याद रखना, कौन का प्रयोग लिविंग थिंग्स के लिए मतलब सजीव वस्तुओं के लिए होता है, जबकि क्या का प्रयोग नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो एक जोड़े में यूज होते हैं, जैसे जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, यद्यपि, तथापि, वहाँ, यहाँ। इस तरीके के सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है और इन्हीं सर्वनामों से मिलकर मिश्र वाक्य बनते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जो अपने आप द्वारा किए गए कार्यों के लिए यूज किया जाता है, जैसे आप ही, अपने आप, स्वतः, स्वयं, खुद, निज। ये अपने लिए यूज किए जाते हैं। याद रखना, अपने लिए जब यूज किया जाए आप तो निजवाचक सर्वनाम होता है, और आप जब दूसरे के लिए यूज किया जाता है तो वहाँ पे पुरुषवाचक मध्यम पुरुष होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है लिंग। लिंग दो प्रकार के होते हैं हिंदी में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। याद रखना, नपुंसक लिंग हिंदी में नहीं माना जाता है, वो संस्कृत में माना जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। लिंग के सिर्फ दो प्रकार होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। अब कुछ ऐसे शब्द जो सदैव पुल्लिंग में यूज होते हैं, जैसे पर्वतों के नाम, हिमालय, एंडीज, ये सब पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, एक्सेप्शन है जनवरी, मई और जुलाई। दिनों के नाम सारे पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम सामान्यतः पुल्लिंग होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन है, जैसे श्रीलंका हो गया, इस्टोनिया हो गया, इनमें यूज किए जाते हैं, ये सदैव पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम एक्सेप्शन चांदी है, वरना पुल्लिंग। वृक्षों के नाम, अनाजों के नाम, एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं। जितने भी द्रव्य होते हैं जनरली पुल्लिंग में यूज किए जाते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, लेकिन कुछ जैसे लस्सी हो गया, चाय, कॉफ़ी, ये पुल्लिंग नहीं होते हैं। समय सूचक में जैसे क्षण हो गया, सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, सभी पुल्लिंग शब्द हैं। एक्सेप्शन क्या है, जैसे रात है, साय है, संध्या है, दोपहर है, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। वर्णमाला के जितने भी अक्षर आ होता है, आ का, खा, गा, घाड़ा, चाछा, जो भी हो, ये सभी पुल्लिंग होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे ई री। तो ये सब ई री एक्सेप्शन होते हैं और बाकी सदैव पुल्लिंग होते हैं। अब कुछ शब्द देख लेते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में यूज किए जाते हैं, तो उनमें आती हैं तिथियां। जितनी भी भाषाएं हैं, इंग्लिश, हिंदी, चाइनीज, सभी स्त्रीलिंग। लिपियां जैसे देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि। नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती, जनरली सभी स्त्रीलिंग होती हैं। नक्षत्र और लताएं, ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। अब एक शब्द कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो या तो ये पद के नाम होते हैं या प्रोफेशन के नाम होते हैं, तो इनको उभय लिंग। लेकिन ये तभी होगा जब किसी पद या फिर प्रोफेशन का नाम हो, यानी कि कॉमन जेंडर हो, तो उसे उभय लिंग का नाम दिया जाता है। अच्छा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो सदैव वाले हैं यही आपको याद करने हैं, वरना लिंग चैप्टर में सिर्फ एक ट्रिक आपको यूज करनी है। क्या यूज करनी है, सही से सुनिएगा इस बात को। किसी भी सेंटेंस को पूरा करो, जैसे एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ, या मैंने पानी पिया, या मैंने चाय पी। अब दो शब्द देखो, मैंने पानी पिया, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा मैंने पानी पी, तो पानी यहाँ पे क्या होगा, पुल्लिंग होगा। जबकि मैंने चाय पी, तो यहाँ पे चाय स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो पूरा सेंटेंस करो, क्रिया का यूज करो, और एग्जाम्पल ले लो, लिबास पहना जाता है और शराब पी जाती है, तो यहाँ पे शराब हो जाएगी स्त्रीलिंग और लिबास हो जाएगा पुल्लिंग। नेक्स्ट है वचन। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अगेन संस्कृत में अलग हो सकता है, लेकिन वचन में सिर्फ दो ही प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यहाँ पे द्विवचन नहीं होता है, संस्कृत में एक द्विवचन भी होता है। तो हिंदी में वचन सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट है सदैव एक वचन वाले कौन कौन से हैं, तो जितनी भी सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं, सोना, चांदी, पानी, दूध, एक वचन में यूज होती हैं। सभी भाववाचक संज्ञाएं जैसे घबराहट, पुरुषत्व, एक वचन। जनता, आग, आकाश, सत्य, वर्षा, सहायता, हवा, ये सभी शब्द सदैव एक वचन में यूज होते हैं।
नेक्स्ट है सदैव बहुवचन वाले शब्द। तो सदैव बहुवचन वाले बहुत बार पूछे गए हैं, आपको याद रखना है, जैसे आंसू, होश, दृश्य, हस्ताक्षर, प्राण, लोग, भाग्य, दाम, समाचार, बाल, केश, हालचाल, अक्षत, आप, योद्धा, तेवर। आपको याद रखने हैं, सारे के सारे शब्द आपको याद रखने हैं। ये सदैव बहुवचन में यूज होते हैं और ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। एक नोट भी है, सम्मान या आदर दिखाने के लिए भी बहुवचन का यूज किया जाता है। जैसे गांधी, महात्मा गांधी एक वचन है, बट यहाँ पे गांधी इस देश के राष्ट्रपिता थे, तो गांधी जी को सम्मान देने के लिए यहाँ पे थे का यूज किया गया है, अर्थात यहाँ पे गांधी जी को बहुवचन के रूप में प्रकट किया गया है। नेक्स्ट है, कुछ शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए उनके मूल शब्द में कुछ जोड़ दिया जाता है। और ये क्या जोड़ा जाता है, ये कुछ समूहवाची शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे वर्ग, जैसे कर्मचारी वर्ग। अब कर्मचारी यहाँ पे एक वचन है, बट इसमें जब वर्ग जोड़ दिया तो फिर क्या हो जाएगा, कर्मचारी वर्ग, मतलब जितने भी कर्मचारी हैं उनकी बात की जाती है। ऐसे ही मुनिवृंद, गण, लोग, जन, ये कुछ समूहवाची शब्द हैं जो किसी शब्द के लास्ट में जुड़ के, प्रत्यय के रूप में जुड़ के उनको बहुवचन बना देते हैं। आपको याद रखने हैं, जहाँ पे भी ये शब्द प्रत्यय में मिल जाए तो वो बहुवचन होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। तो नेक्स्ट टॉपिक है कारक। कारक 8 प्रकार के होते हैं, जान लेते हैं कारक क्या होता है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वह कारक कहलाता है। जैसे राम ने पानी पिया, तो राम और पानी पिया के बीच में एक ने शब्द है, तो ने क्या है, यहाँ पे कारक शब्द है। कारक 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है कर्ता, इसकी पहचान ने। कर्म को, जैसे मैं बोल रहा हूं इसको 3-4 बार पढ़ना है, आपको याद हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रा रे री ना ने नी अधिकरण में पे पर ऊपर संबोधन हे अरे रे। ये आपको 3-4 बार पढ़ना है, आपको याद हो जाएगा। अब कर्ता कारक की पहचान क्या होती है, ये एक एक करके पढ़ लेते हैं। कर्ता कारक को पहचानने के लिए ने, कर्म के लिए को, करण से के द्वारा जिसमें साधन या माध्यम का प्रयोग किया गया हो। जैसे राम ने पेन से पत्र लिखा, तो किस चीज से पत्र लिखा, किस साधन से पत्र लिखा, पेन से, तो यहाँ पे करण कारक होगा। संप्रदान के लिए यूज होता है, संप्रदान मतलब किसी वाक्य में जब के लिए आता है तो संप्रदान कारक होता है। अपादान किसी अलगाव की स्थिति में जब से का यूज होता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, तो यहाँ पे से जो अलगाव के, पेड़ से पत्ते गिरना अलग होने के अर्थ में है, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। नेक्स्ट है संबंध का के की रा रे री ना ने नी, यानी कि जैसे राम का पिता, राम का पुत्र, ये सभी क्या हैं, संबंध कारक में आते हैं। नेक्स्ट है अधिकरण। अधिकरण में पे पर ऊपर, यानी कि किसी स्थान की बात की जाती है, वहां पे अधिकरण कारक होता है। संबोधन नाम से ही पता है, जहां पे हे अरे रे जैसे शब्द आते हैं वहां पे संबोधन कारक होता है। अब कुछ चीजें और भी पढ़ लेते हैं। जब क्रिया देने या दान के अर्थ में हो तो वहां पे भी संप्रदान कारक होता है। जैसे राजा ने भिखारी को कंबल दिया, अब यहाँ पे राजा ने भिखारी को, यहाँ पे ने और को दोनों कर्ता कारक या फिर कर्म कारक लग सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ कैसा है, किसी चीज को दान के अर्थ में है, तो इसलिए यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। सीता ने कविता को किताब दी, अब हो सकता है आपको कविता को कर्म कारक लगे, लेकिन यहाँ पे संप्रदान कारक होगा क्योंकि यहाँ पे देने के अर्थ में यूज हो रहा है। अब अपादान कारक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये चीज हमें याद रखनी है। अपादान कारक सिर्फ अलगाव में नहीं, कई तरीके से यूज होता है। जैसे अलगाव की स्थिति में तो मैंने आपको बताया पेड़ से पत्ता गिरा, ये अलगाव की स्थिति है, यहाँ पे अपादान कारक होगा। निकलने की स्थिति में जैसे सांप बिल से बाहर निकला, पहाड़ों के पीछे से सूर्य निकला, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। तुलना में जैसे सीता गीता से अच्छा गाती है, यहाँ पे भी अपादान कारक होगा। लजाने में या शर्माने में भी अपादान कारक यूज होता है, जैसे मोहन राधा से शर्माता है, अपादान कारक। डरने में मुझे भालू से डर लगता है, तो यहाँ पे भी अपादान कारक होगा। नेक्स्ट है सीखने में, तो छात्र अध्यापक से सीखते हैं, छात्र अध्यापक से सीखते हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो सीखने के अर्थ में भी अपादान कारक होता है।
अब कुछ नोट है, जैसे अधिकरण कारक का यूज कहाँ पे होता है, जैसे स्थान, दिशा और समय का जहाँ पे जिक्र किया गया हो वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। जैसे तुम कल शाम को आओगे, कल शाम को आओगे, तो यहाँ पे मे पेपर नहीं आ रहा, बट देखना आपको ये है कल शाम, मतलब समय को इंगित किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे अधिकरण कारक होगा। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक तो में आ रहा है तो अधिकरण कारक ऐसे भी हो सकता है, और दूसरा आकाश में उड़ रहे हैं तो स्थान की भी बात हो रही, कहाँ पे उड़ रहे हैं तो आकाश में उड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अधिकरण कारक होगा। आई होप आपको कारक भी समझ में आ गया होगा। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्रिया। क्रिया दो तरीके की होती है, कर्म या रचना के आधार पे दो तरीके की, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया है जिसमें कर्म का यूज होता है, मतलब क्रिया से पहले कर्म का यूज होता है, तो ऐसी क्रियाओं को सकर्मक क्रिया कहते हैं। जबकि ऐसी क्रिया जिनमें कर्म की जरूरत नहीं होती उनको अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसको जानने के लिए ट्रिक क्या है, तो ट्रिक ये है कि किसी भी क्रिया में आप क्या या किसे किसको लगाइए, और उसका अगर जो आपको आंसर मिल रहा है तो वो सकर्मक क्रिया होगी, और आंसर नहीं मिल रहा है तो वो कर्मक क्रिया होगी। जैसे मोहन नाचता है, अब नाचता क्रिया है, इसमें लगाया क्या नाचता है, तो आपको कहेंगे क्या नाचता है, नाचना तो नाचना होता है, तो यहाँ पे ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। बट मैं आपसे कहूँ मोहन आम खा रहा है, तो खा रहा क्रिया है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूंगा क्या खा रहा है, तो क्या का आंसर मिल रहा है ना, आम खा रहा है। अभी सेब होता तो वो आंसर मिलता कि क्या खा रहा है, तो सेब खा रहा है, तो यहाँ पे ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। यानी कि फिर से एक बार, ऐसी क्रियाएं जिन्हें कर्म की जरूरत होती है वो सकर्मक, और जिन्हें कर्म की जरूरत नहीं होती है वो अकर्मक क्रियाएं होती हैं। एक और एग्जाम्पल है, जैसे मोहन दौड़ता है, तो मैं पूछूं आपसे कि क्या दौड़ता है, तो आप कहेंगे क्या दौड़ता है, इसका क्या, दौड़ता है तो दौड़ता है, तो ये कैसी क्रिया होगी, दौड़ना किस प्रकार की क्रिया है, सिंपल सी बात है कि अकर्मक क्रिया है। अब प्रयोग के आधार पे क्रिया 5 प्रकार की होती है, जैसे सामान्य क्रिया, जैसे राम सोता है। संयुक्त क्रिया, राम खेल चुका है, यहाँ पे खेलना भी क्रिया है और चुका है भी क्रिया है। नाम धातु क्रिया, ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं, जैसे रंग क्या है, संज्ञा है, उसमें ना लगा दिया तो रंगना हो गया और ये नाम धातु क्रिया हो गई। ऐसे ही धिक्कारना, बिलगाना, बतियाना, स्वीकारना, अपनाना, इसकी एक ट्रिक होती है, इनमें अंगना ना करके आता है, जैसे बतियाना, स्वीकारना, अपनाना, तो ये ऐसी क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया याद रखना हमेशा सकर्मक होती है, और प्रेरणार्थक क्रिया के दो भाग होते हैं, एक प्रथम प्रेरणार्थक, एक द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में जैसे खिलाना, लिखाना, चलाना, मतलब एक पर्सन दूसरे को ही काम करवा रहा है, तो ये खिलाना है, लिखाना, चलाना, ये प्रथम प्रेरणार्थक है। बट एक और कंडीशन बनती है कि पहला व्यक्ति दूसरे के द्वारा तीसरे का काम करवा रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का काम होगा। जैसे खिलवाना, लिखवाना, चलवाना, मैं समझाता हूं। जैसे राम ने सीता से मोहन का पत्र लिखवाया, तो यहाँ पे 3 लोग आ गए, तो यहाँ पे खिलवाना, लिखवाना, चलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। याद रखना, खिलाना, लिखाना, चलाना प्रथम प्रेरणार्थक, खिलवाना, लिखवाना, चलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। अब नेक्स्ट चलते हैं 5वां, पूर्वकालिक क्रिया। ऐसी क्रियाएं जो एक काम के बाद दूसरी हुई हो तुरंत, तो इस तरीके की क्रियाओं को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और इसकी ट्रिक क्या होती है कि धातु में कर या करके लगा के इसका यूज होता है। जैसे मोहन पढ़कर सो गया, अनाज उठाकर रख देना, तो कोई भी चीज कर या करके तुरंत कोई दूसरा काम करना, इस तरीके की क्रियाओं को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे अब जिस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, तो संयुक्त क्रिया के भी आपको भेद पढ़ लेने चाहिए। संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, जैसे आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, अनुमति बोधक, नित्यता बोधक, आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। तो ये भी आपको याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत टफ पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट है क्रिया 4 शब्दों से मिलकर बनती है। कौन कौन से शब्दों से मिलकर बनती है, तो आपको याद रखना है, धातु से मिलके,
संज्ञा या सर्वनाम या फिर विशेषण से मिलकर बनती है। क्रिया 4 शब्दों से मिलकर बन सकती है, धातु, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। जो धातु से मिलकर बनती है उसको तो सामान्यतः क्रिया ही कहते हैं, लेकिन संज्ञा और विशेषण से जो मिलकर बनती है इसको नाम धातु क्रिया भी कहते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। अब क्रिया के कुछ अन्य भेद भी होते हैं, जैसे असमापिका क्रिया। संज्ञा सर्वनाम के साथ या पहले प्रयोग किए जाने वाली क्रियाएं ये असमापिका क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे सोता हुआ बच्चा, अब बच्चा है संज्ञा सर्वनाम है, उससे पहले जो क्रिया यूज हुई है, जैसे सोता हुआ बच्चा। कल कल करता हुआ जल, जल क्या है संज्ञा है, उससे पहले जो यूज हुई है कल कल करता हुआ जल, तो इसको असमापिका क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है तात्कालिक क्रिया। ये तुरंत समाप्त हुई होती है, मतलब एक क्रिया के ठीक बाद ही दूसरी भी क्रिया होती है, इस तरीके की क्रिया को तात्कालिक क्रिया। याद रखना, पूर्वकालिक में एक क्रिया पहले समाप्त की जाती है और वहां पे कर या करके यूज होता है। ये तात्कालिक है, एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी की जाएगी। जैसे मैंने जाते ही पढ़ाई की, यहाँ पे आपके लिए ठीक बाद ही, मतलब ही शब्द पकड़ना है। मैंने जाते ही पढ़ाई की, बच्चा नहाते ही सो गया। फिर से मैं याद दिला दूं, पूर्वकालिक क्रिया में आपको क्या पकड़ना था, पूर्वकालिक में आपको पकड़ना था कर या करके, और आपको तात्कालिक क्रिया में क्या पकड़ना है, ही। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया कैसी होती है, एक ही शब्द को अनुकरण होता है, जैसे हिनहिनाना, भिन भिनाना, बुदबुदाना, इस तरीके की क्रियाएं अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है काल। काल हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, इनके भी अपने आप में भेद हैं। चलो एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला है भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, जैसे सामान्य भूतकाल, इसमें क्या, क्रिया के बाद एक फुल स्टॉप होता है, जैसे श्याम ने पत्र लिखा, लिखा क्रिया है और तुरंत फुल स्टॉप है। आसन्न भूत, आसन्न भूतकाल कब होता है, जब क्रिया के साथ है, हूँ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्याम ने पत्र लिखा है, लिखा क्रिया है, उसके साथ है का यूज हुआ है, तो यहाँ पे आसन्न भूत हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्ण भूत। तो क्रिया के साथ जब था, थी, थे का प्रयोग हो तो इस तरीके के वाक्यों में पूर्ण भूत हो जाएगा। जैसे श्याम ने पत्र लिखा था। अपूर्ण भूत, तो लास्ट में रहा था, रही थी, ता थी, ता थे, ते थे आदि शब्द आएंगे। जैसे श्याम पत्र लिख रहा था या फिर लिखता था, इस तरीके के जो वाक्य होंगे अपूर्ण भूत कहलाएंगे। नेक्स्ट है संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत में क्रिया के साथ होगा, होगी, होगे आदि शब्द आएंगे। जैसे श्याम ने पत्र लिखा होगा। हेतु हेतु मत भूत में कंडीशन होगी, जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। जब कंडीशन दी जाए तो यहाँ पे हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। नेक्स्ट है वर्तमान काल। वर्तमान काल 5 तरीके के होते हैं। सबसे पहले सामान्य वर्तमान, इसके लास्ट में क्या आता है, ता है, ती है, ते हैं। श्याम पत्र लिखता है, तो वर्तमान काल कौन सा, सामान्य वर्तमान। तात्कालिक या फिर अपूर्ण वर्तमान काल कौन सा होता है, ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे श्याम पत्र लिख रहा है। अब यहाँ पे एक ट्रिक याद रखना, पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूत एक ही होते हैं और इनमें क्रिया प्रत्यक्ष यूज की जाती है। जैसे श्याम पत्र लिख चुका है, इसको आप आसन्न भूतकाल भी कह सकते हैं और पूर्ण वर्तमान काल भी कह सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। नेक्स्ट है संदिग्ध वर्तमान। ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा होगा, रही होगी, ता होगा, ती होंगे आदि शब्द आते हैं। जैसे श्याम पत्र लिख रहा होगा, तो श्याम पत्र लिख रहा होगा, इसमें संदिग्ध वर्तमान काल है। जबकि संभाव्य वर्तमान काल, जिसमें शायद या फिर लगता है शब्दों का प्रयोग हो, वहां पे संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे शायद श्याम ने पत्र लिखा हो, यहाँ पे शायद शब्द आया, इसलिए यहाँ पे संभाव्य वर्तमान काल होगा। नेक्स्ट है भविष्य। तो भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतु मत। तो हेतु हेतु मत तो याद रखना कि जहाँ पे कंडीशन आए, जैसे अगर विराट खेलेगा तो इंडिया जीत जाएगा, वह कमाए तो खाए,
इस तरीके के जो शब्द होते हैं इनको हेतु हेतु मद भविष्यकाल कहते हैं। संभाव्य में याद रखना कि भविष्य में संदेह किया जा रहा हो, वर्तमान में संदेह तो संभाव्य वर्तमान, और अगर जो भविष्य में संदेह किया जा रहा हो तो फिर संभाव्य भविष्य। जैसे शायद आज वह आए, मतलब आगे की बात लेकिन फिर भी संदेह है तो शायद आज वह आए, शायद हमारा देश विकसित हो जाए, तो इस तरीके के संभाव्य भविष्यकाल। सामान्य आप याद रखना कि इन वाक्यों के अंत में गाहे गीहे गेहे आदि शब्द आते हैं, जैसे श्याम पत्र लिखेगा, ठीक है, गागी गे आदि शब्द आते हैं, यहाँ पे सामान्य भविष्यकाल होता है। नेक्स्ट वाच्य, बहुत इंपॉर्टेंट है वाच्य। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य को याद रखने के लिए आपको याद रखना है, कर्तवाच्य में कर्ता के साथ ने कारक का यूज होता है, जैसे मोहन ने खाना खाया, या फिर कर्ता विभक्ति रहित होता है, या तो कर्ता के साथ ने मिल जाए तो फिर कर्तवाच्य होगा, या फिर कर्ता विभक्ति रहित होना चाहिए, मतलब कोई विभक्ति नहीं होनी चाहिए कर्ता और क्रिया के बीच में। जैसे राम खाना खा रहा है, यहाँ पे कोई विभक्ति नहीं है तो यहाँ पे कर्तवाच्य होगा। जबकि कर्मवाच्य में आपको कर्ता के साथ से के द्वारा कारक का प्रयोग मिलेगा, साथ में कर्म प्लस क्रिया सकर्मक होनी चाहिए। जैसे मोहन द्वारा आम खाया गया, यहाँ पे द्वारा शब्द का यूज हुआ है इसलिए यहाँ पे कर्मवाच्य होगा। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं जहाँ पे कर्ता नहीं होता है, तो आप किस तरीके से पहचानेंगे, यहाँ पे क्रिया सकर्मक होती है। जैसे आम खाया जाता है, तो यहाँ पे कोई कर्ता तो नहीं है लेकिन यहाँ पे क्रिया सकर्मक है, तो फिर क्रिया जब सकर्मक होगी तो कर्मवाच्य। अब नेक्स्ट है भाववाच्य। भाववाच्य में कर्ता के साथ से के द्वारा होगा बट क्रिया अकर्मक होगी, या फिर कर्ता नहीं होगा तो क्रिया अकर्मक होगी। मतलब भाववाच्य तभी हो सकता है जब क्रिया अकर्मक होगी। और इसमें ट्रिक आपको याद रखना है, बस ट्रिक क्या, इसमें निगेटिव सेंटेंसेस का यूज किया जाता है, या फिर असमर्थता प्रकट की जाती है, या फिर कर्ता के साथ से का प्रयोग। जैसे मुझसे चला नहीं जाता है, जमीन पर कैसे बैठा जाएगा, इसमें असमर्थता प्रकट की जाए, ऐसे वाच्यों में भाववाच्य कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब समझते हैं वाक्य रचना। तो देखो, अर्थ के आधार पे तो 8 प्रकार के होते हैं, ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो हैं प्रयोग या संरचना के आधार पे। तो प्रयोग या संरचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद हैं, पहला साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। तो बहुत सिंपल है, आपको याद रखना है, साधारण वाक्यों में कोई भी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मोहन मैच खेलता है, ये साधारण वाक्य है। लेकिन कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें एक सेंटेंस यहाँ पे होता है, एक सेंटेंस, और उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए और, इसलिए, किंतु, परंतु, अथवा, तथा जैसे कनेक्टर का यूज किया जाता है, जैसे कि कंजक्शन का यूज किया जाता है, तो संयुक्त वाक्य कहलाता है। जबकि मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे निर्भर होता है, और इनको जोड़ने के लिए कि, जो कि, जितना, उतना, जैसा वैसा, यदि अगर, तो, जिसकी उसकी, ज्यों त्यों, जहाँ वहाँ, जब तब, जिधर उधर, क्योंकि, अतः जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है, वाक्य के 2 अंग भी होते हैं, पहला उद्देश्य। तो उद्देश्य कहा जाता है कर्ता को, जैसे मोहन ने खाना खाया, तो इसमें मोहन क्या है, उद्देश्य है। बाकी मोहन के बाद ने खाना खाया, ये सब क्या है, जिस कर्ता के बारे में जो भी चीज बोली जाए वो सब क्या होगी, विधेय होगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विशेषण। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 है संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 है संकेतवाचक विशेषण, नंबर 4 है परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण होते क्या है, ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। तो एक एक करके सारे विशेषण पढ़ लेते हैं। नंबर 1 है संकेतवाचक विशेषण। इनसे रिलेटेड एक चीज पहले आपको याद रखनी है, वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हीं को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इससे क्या समझ आया कि जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं उन्हीं को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे
यह पुस्तक, अब इसमें यह क्या है, सर्वनाम है ना, तो यही संकेतवाचक विशेषण है और यही सर्वनामक विशेषण है। तो यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि संकेतवाचक विशेषण ही सार्वनामिक विशेषण होते हैं। नेक्स्ट है गुणवाचक विशेषण, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम के गुणों के बारे में बताते हैं, मतलब कैसा या कैसी का आंसर अगर जो आपको मिल जाए तो वहाँ पे गुणवाचक विशेषण होता है। ये किस तरीके के चीज़ों को बताते हैं, जैसे आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव, अवस्था, स्थिति, दिशा, स्थान, स्वाद, देश काल आदि चीज़ों के बारे में बताएं तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में एक, दो, तीन, दो गुना, तीन गुना, चार गुना आदि। अनिश्चित में कुछ, कई, सब, बहुत, थोड़े। लेकिन याद रखना कि ये जो कुछ, कई, सब, बहुत, थोड़े है ना, ये भी काउंटेबल होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कुछ पेंसिल्स हमारे हाथ में है, तो पेंसिल मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, बट अगर जो मैं काउंट करना चाहूँ तो काउंट कर सकता हूँ। बट मैं क्या बोल सकता हूँ, कुछ चावल मेरी मुट्ठी में है, क्योंकि अगर जो मैं चाहूँगा भी तब भी वो द्रव्य है और उसको हम माप नहीं सकते। तो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण तो होगा, बट यहाँ पे कुछ, कोई, थोड़े, सबका यूज तो होगा, बट वो संख्यावाचक नहीं परिमाणवाचक होगा चावल के केस में। अभी हम परिमाणवाचक भी पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी 5 प्रकार होते हैं, 5 भेद होते हैं। नंबर 1 गणनावाचक, ऐसे जहाँ पे गणना की जाती, जैसे 1, 2, 3 ये पूर्ण होते हैं और 1/2, 1/4, 7/8 आदि अपूर्ण हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्रमवाचक। क्रमवाचक जैसे पहला, दूसरा, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इस तरीके के। आवृत्तिवाचक, ऐसे शब्द जो किसी शब्द की आवृत्ति को बताए, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। समुदाय बोधक, समुदाय का बोध करा, जैसे तीनों, चारों, पांचों, छो। प्रत्येक बोधक में एक एक व्यक्ति का यूज होता, जैसे प्रत्येक, हर एक, एक एक करके। ठीक है। नेक्स्ट है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण का यूज पदार्थों के लिए किया जाता है। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक जैसे 2 मीटर कपड़ा, 5 किलो चावल, 7 लीटर दूध। अनिश्चित में जैसे थोड़ा दूध, बहुत ज़्यादा पानी, कम पानी, ज़्यादा, अधिक, जरा सा, खूब, और ये अनकाउंटेबल होने चाहिए। इस तरीके के अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। अब समझ लेते हैं प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण की भी जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उनको प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत तेज विद्यार्थी, अब इसमें विद्यार्थी क्या है, संज्ञा है। इस विद्यार्थी का विशेषता क्या है, तेज, और ये विशेषण हो गया। और विशेषण की भी विशेषता कौन बता रहा है, बहुत, तो बहुत क्या है, प्रविशेषण है। अब नेक्स्ट है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो है विशेष्य विशेषण या फिर इसको उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं, और एक है विधेय विशेषण। विशेष्य विशेषण जब संज्ञा सर्वनाम से पहले विशेषण का यूज किया जाए तो उसे विशेष्य विशेषण या फिर उद्देश्य विशेषण कहते हैं, जबकि किसी भी संज्ञा सर्वनाम के बाद अगर जो विशेषण का प्रयोग किया जाए तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे आम यहाँ पे संज्ञा है और इसका विशेषण शब्द बाद में यूज किया गया है, इसलिए इसे विधेय विशेषण कहते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। जैसे मूल अवस्था का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है जब उत्तर विशेषण का यूज किसी की तुलना करने के लिए किया जाता है, जैसे राम श्याम से सुंदर है। जबकि उत्तम का प्रयोग तुलना में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बताने के लिए किया जाता है, जैसे राम अपनी कक्षा में श्रेष्ठ बालक है या सबसे सुंदर बालक है या फिर सबसे तेज बालक है, तो यहाँ पे उत्तम अवस्था होगी। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं आपको याद रखनी है, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। नेक्स्ट है विशेषण की रचना भी 4 प्रकार से की जाती है, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कालवाचक, नंबर 2 स्थानवाचक, नंबर 3 रीतिवाचक,
और नंबर 4 परिमाणवाचक, ऐसे शब्द जो काल का बोध कराते हैं, किसी क्रिया के काल का बोध कराते हैं, जैसे आज, कल, सुबह, प्रथम, कब का, इतनी देर। या फिर स्थानवाचक जो स्थान का बोध कराते हैं, जैसे इधर, उधर, यहाँ, वहाँ। रीतिवाचक जो क्रिया के प्रकार या किस तरीके से क्रिया हो रही इसका बोध कराते हैं या ढंग का बोध कराते हैं, तो इसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, तेज, बहुत तेज, ये सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जबकि परिमाणवाचक जो क्रिया के परिमाण को बोध कराते हैं, जैसे बहुत, कुछ, केवल, अधिक, कम आदि। नेक्स्ट है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण क्रिया विशेषण, स्वतंत्र ढंग से प्रयोग होने वाले क्रिया विशेषण, जैसे यहाँ, जल्दी, कहाँ, ये प्रयोग के आधार पर है। नेक्स्ट है संयोजक, ऐसे क्रिया विशेषण जो एक संयोजन में यूज होते हैं, एक जोड़ी में यूज होते हैं, जैसे जहाँ, वहाँ, जब, तब, यद्यपि, तथा। ये कैसे जोड़ीदार हैं, तो इनको संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। और ऐसे विशेषण जो अवधारणा के लिए प्रयुक्त होते हैं, जो सिर्फ बल देने के लिए प्रयुक्त होते हैं, और इन्हीं अनुबद्ध क्रिया विशेषण होते हैं, इनको निपात भी कहते हैं, जो सिर्फ बल देने के लिए यूज होते हैं, जैसे तक, भर, तो, भी, ठीक, ही। जैसे मैंने ही ये काम किया है, आपको भी तो जाना चाहिए, तो ये सब निपात होते हैं और इनको अनुबद्ध क्रिया विशेषण भी कहा जाता है। अब चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संधि। तो याद रखना संधि 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, नंबर 3 है विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं, तो हमें ये पांचों प्रकार पढ़ लेने हैं। नंबर 1 गुण संधि। गुण संधि में ध्यान क्या देना है, ऐसे शब्द जहाँ पे ए या ओ बन के आ रहा हो तो आपको ध्यान देना है, वहाँ पे गुण संधि होती है, जैसे सुरेंद्र, परोपकार। या फिर एक और भी याद रखना कि अगर जो आपको ये दिख जाए ना कहीं तो भी गुण संधि होती है, जैसे देव ऋषि, महर्षि। दीर्घ संधि जहाँ पे आ, ई, उ दिखे आपको, जैसे देवालय, खीस, भानुदय। ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको डायरेक्ट। नेक्स्ट है वृद्धि संधि, जहाँ पे ए और औ दिख जाए वहाँ पे वृद्धि संधि होती है, जैसे एकैक, महोज। यण संधि, जहाँ पे या, वा, रा दिखे और इन तीनों से पहले आधा वर्ण दिख जाए तो वहाँ पे यण संधि होगी, जैसे अत्यावश्यक, दिव्यागमन और पितृज्ञा। नेक्स्ट है अयादि संधि, जहाँ पे आपको ए, आए, अब, आव दिख जाए वहाँ पे अयादि संधि होती है, जैसे नयन, गायन, पवन, सावन। ये सब अयादि संधि के उदाहरण हैं। विसर्ग संधि में पहचानने की ट्रिक होती है, जहाँ पे सा, सा, ओ जैसे शब्दों का प्रयोग मिल जाए या फिर इसका भी प्रयोग मिल जाए और उससे पहले नी हो, तो याद रखना वहाँ पे विसर्ग संधि होगी, जैसे तपोवन, निष्पक्ष, निर्भय, निश्चल आदि में विसर्ग संधि होती है। अब कुछ और भी ट्रिक, किसी किसी को डायरेक्ट ट्रिक नहीं याद आती है, तो ये भी ध्यान रखना, जब समान स्वर के साथ समान स्वर मिलाए जाते हैं तो उनको दीर्घ संधि कहते हैं, जैसे आ के साथ आ मिलेगा, आ के साथ आ मिलेगा तो दीर्घ संधि। जब आ और आ के साथ ई, उ और री मिलते हैं तो गुण संधि, जबकि ए, ओ, ए, ओ मिलते हैं तो वृद्धि संधि होती है। उ, ई के साथ जब कोई असमान स्वर मिलेगा तो यड़ संधि होती है। ए, ओ के साथ कोई असमान स्वर मिलता है तो अयादि संधि होती है। नेक्स्ट है समास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है समास। तो सबसे पहले अव्ययी भाव समास, ऐसे समासिक पद जिनमें पहला पद प्रधान होता है। अब पहला पद प्रधान कैसे समझेंगे, या तो पहला पद कोई उपसर्ग होना चाहिए, जैसे नी, भर, यथा, प्रति, या फिर कोई अव्यय होना चाहिए, या फिर शब्द की आवृत्ति होनी चाहिए। एग्जाम्पल है धड़ाधड़, दिन दिन, हाथों हाथ, सरासर। शब्दों की आवृत्ति हो रही है तो वहां पे भी अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे से, पर, को, जो कारक हमने 8 पढ़े हैं उनका यूज होता है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें और या फिर विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है इतरेतर द्वंद्व समास, इसमें जोड़ीदार होते हैं, 2 शब्द जोड़ीदार, जैसे राम, लक्ष्मण, देवासुर। नेक्स्ट है पूरक सार्थक समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास में क्या होता है
एक दूसरे के पूरक शब्दों का जोड़ा होता है, जैसे घर द्वार, घास फूस, दाल रोटी, ये पूरक शब्द हैं, तो यहाँ पे समाहार द्वंद्व समास होगा। और नेक्स्ट है वैकल्पिक द्वंद्व समास। यहाँ पे विलोम शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे पाप का विलोम पुण्य, दुख का सुख। तो इस तरीके के शब्दों में द्वंद्व समास कौन सा होगा? वैकल्पिक। तो फिर से याद रखना, तीन होते हैं, इतरेतर में जोड़ीदार, समाहार में पूरक और सार्थक शब्दों का प्रयोग, और वैकल्पिक द्वंद्व समास में विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है द्विग समास। तो द्विग समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो, जैसे पंचवटी, तो पंचवटी में पंच शब्द संख्यावाचक है, इसलिए यहाँ पे द्विग समास होगा। नेक्स्ट है कर्मधारय। ऐसे समास जिसमें विशेषण का प्रयोग किया जाता है, इन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल, कमल क्या है? यहाँ पे संज्ञा है और इससे पहले नीला है, तो ये विशेषण हो गया। तो ये नील कमल किस तरीके का समास है? कर्मधारय समास है। इस तरीके से मुख कमल। याद रखना कि कर्मधारय समास को समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक बार पूछ लिया गया था। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास ऐसे समास जो थर्ड पर्सन को यूज करते हैं, और मैंने एक ब्रैकेट में लिख रखा है भगवान। तो आप याद रखना कि कहीं पे अगर जो भगवान को इंगित किया जाता है वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर किसका पर्यायवाची होता है? आपको पता है, गणेश जी का, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। ऐसे ही सपरिवार, मृत्युंजय, यानी कि थर्ड पर्सन का प्रयोग होता है, और यहाँ पे कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। लंबोदर से अब आपको लंबा है जिसका उदर, तो यहाँ पे न लंबा प्रधान है न उदर, जबकि थर्ड पर्सन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। अब चलते हैं छंद। तो छंद को हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, और यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके छंद कभी भी गलत नहीं होंगे। कुछ फैक्ट्स पहले जान लेते हैं। छंद का अर्थ होता है आह्लादित या फिर प्रसन्न करना, और ये सबसे पहले पिंगल ऋषि के द्वारा छंदों का उपयोग किया गया था। इसका पहला वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। छंद के 7 अंग होते हैं: पाद, वर्ण और मात्रा, संख्या या फिर क्रम, गण, गति, यति विराम या फिर तुक। 7 पद होते हैं, ये याद रखना। गण 8 प्रकार के होते हैं। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं, और इनको जानने के लिए, इनको समझने के लिए एक सूत्र बनाया गया है जिसको कहा जाता है यमाता राजभान सलगा। यहाँ पे यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, इस तरीके से आप इनको पढ़ सकते हैं। ये आगे वाला हो जाता है। नेक्स्ट है छंद के भेद। तो छंद के 3 भेद होते हैं, एक तो मात्रिक छंद, एक वर्णिक छंद और मुक्त छंद। ये वर्णिक और मुक्त हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ने नहीं होते हैं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं: सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद को याद करने का एक ट्रिक है: 4 गीत हरि के। तो चा से चौपाई जिसमें 16 मात्राएं होती हैं, रा से रोला जिसमें 24 मात्राएं होती हैं, गीत यानी कि गीतिका जिसमें 26 मात्राएं होती हैं, और हरि मतलब हरि गीतिका जिसमें 28 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है अर्ध सममात्रिक छंद। तो 2 बार 16, तो 2 बार 16 में दोहा जिसमें 13 13 11 11 मात्राएं होती हैं, बार मतलब बरवे 12 12 और 7 7 मात्राएं, 16 सोरठा मतलब 11 11 13 13 मात्राएं, और ले मतलब उल्लाला 15 15 और 13 13 मात्राएं होती हैं। विषम मात्रिक छंद मतलब कुछ, मतलब कुंडलिया और छप्पय। कुंडलिया में 24 मात्राएं होती हैं, जबकि छप्पे में 4 चरण 24 के और 2 चरण 28 के होते हैं। दोहा और रोला को, मतलब दोरों को मिलाया जाए तो कुंडलिया, और रोऊ को मिलाया जाए तो छप्पय। ऐसे ही याद रख लेना, रोला और लाला को मिला दिया जाए तो छप्पय। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके पूरा रट लेना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। 4 गीत हरि के, 2 बार 16 और कुछ। ये बड़ी कॉमन ट्रिक है, मैंने यहाँ पे यूज कर ली है, हमारे नोट्स में थी। नेक्स्ट है भाषा एवं बोली। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो क्रम आपको याद रखना है, सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई, इसके बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी। ये बिल्कुल आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, कई बार पूछा गया। वैदिक संस्कृत सबसे पहले, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट और फिर प्रारंभिक हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ।
अब अपभ्रंश से कुछ भाषाएं विकसित हुई जो कुछ इस प्रकार से हैं और आपको ये रट लेनी है। अपभ्रंश से विकसित भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 है सौरसेनी, नंबर 2 अर्धमागधी, नंबर 3 है मागधी, नंबर 4 है खस। सौरसेनी मतलब पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के भी दो भाग किए गए हैं, एक तो पश्चिमी हिंदी और दूसरी राजस्थानी। राजस्थानी के 5 मालवी, मेवाती, जयपुरी, हड़ौती और फिर मारवाड़ी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती है? तो बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली जिसको कौरवी भी कहते हैं, बांगरू जिसको हरियाणवी कहते हैं और दक्षिणी। ये पश्चिमी हिंदी के कुछ बोलियां हैं। अर्धमागधी में जो पूर्वी हिंदी में प्रचलित है, इसकी कौन कौन सी बोलियां हैं? तो याद रखनी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। याद रखना छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट है मागधी। तो मागधी में आपको याद रखना है जो बिहार की तरफ बोली जाती हैं, बिहार से आगे जितनी भी बोलियां बोली जाती हैं वो सब मागधी में यूज की जाती हैं, जैसे बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मगही, मैथिली, भोजपुरी। ये सभी मागधी की उपबोलियां हैं। नेक्स्ट है खस। खस का मतलब ही होता है पहाड़ी बोलियां। तो मंडियाली, गढ़वाली, कुमायूनी, ये सब खस